ईजल राजपूत बिन्त बिलाल राजपूत, आपका निकाह हमदान शाह वल्द मुकर्रम शाह से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ईजल की आंखों से बेशुमार आंसू बहे थे। ठीक 1 साल पहले ही वो ये अल्फाज सुन चुकी थी। बस फर्क इतना था, तब उसका निकाह नामे पे दुल्हे का नाम और था और वो शख्स आज मन्नो मट्टी तले दफन हो चुका था, जहाँ तक रसाई नामुमकिन थी। ईजल बेटा, मौलवी साहब को जवाब दो। आरफा हाशमी ने बेटी का कंधा थपथपाया। जी कबूल है। और फिर वो दिल पे पत्थर रखे अपनी ही नजरों में अपने आप को बेमोल कर गई। घूंघट निकाले वो उस वक्त खामोश आंसू बहा रही थी। अदनान की जिंदगी अल्लाह ने बहुत कम लिखी थी। उसके साथ सिर्फ 6 माह ही रही थी और ये 6 माह उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। ईजल हाशमी खानदान की सबसे खूबसूरत कमसिन लड़की थी, शोखो चंचल, हंसने हंसाने वाली। 5 साल की थी जब बाप की कार हादसे में डेथ हो गई थी और आरफा बेगम अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर आ गई थी। उनके भाई मुकर्रम शाह के 2 बेटे थे। अदनान 14 साल का और हमदान 13 साल का था। एक ही हवेली में उन बच्चों ने एक साथ परवरिश पाई। अदनान ने अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन किया तो हमदान को आर्मी में जाने का जुनून सवार हुआ। वो घर से अपनी ट्रेनिंग पे चला गया था। ईजल और अदनान के बीच गहरी दोस्ती होने लगी और फिर घर वालों ने उन दोनों की मंगनी कर दी। हमदान जब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके लौटा तो ये खुशखबरी सुनने को मिली। वो भाई की खुशी में बहुत खुश हुआ। सारी शादी का इंतजाम भी खुद किया। भाई के सर पे सेहरा भी सजाया और नोट भी निछावर किए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि 6 माह बाद वो खुद उसे अपने हाथों से दफना भी रहा होगा। वो लम्हा जब उनकी शादी हुई, शाह हवेली में खुशियों का समा था। अदनान बहुत पोलाइट और केयरिंग बंदा था। उसका ईजल को ट्रीट करने का अंदाज भी बहुत नरम होता। वो उसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। शादी की पहली रात भी उसे नरम और मुलायम फूलों की तरह छुआ। ईजल, डर तो नहीं लग रहा? उसकी मीठी आवाज सुनती वो सर झुकाई शर्मा गई थी। अदनान ने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे अपना बनाया था कि ईजल शाह को अपना आप दुनिया की खुश नसीब लड़कियों में महसूस हुआ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसे अदनान जैसा एहसान करने वाला शोहर मिला। पर ये खुशी सिर्फ 6 माह पे मुहित थी। सब हाल में मौजूद थे जबकि वो माजी में खोती जा रही थी। ईजल बेटा, जो हमदान कह रहा है उसे बना दो। आरफा बेगम ने हमदान की साइड ली। अभी अदनान से उसकी शादी को 1 हफ्ता हुआ था कि हमदान उससे बरियानी की फरमाइश कर रहा था। अदनान को भी अपना भाई बहुत अजीज था, इसलिए उसकी हर बात को सर आंखों पे रखना फर्ज समझता था। सबका लाडला और ईजल का इकलौता देवर था। ईजल को शुरू से ही उससे एक अजीब सी झिझक होती थी। वो रिश्ते में छोटा था लेकिन उम्र में बड़ा था। ईजल को ज्यादा तंग भी ना करता था। उसकी झिझक को समझता, उससे भाभीियों वाला ताल्लुक कम ही रखा था। पर आज उसकी शरारत की रग फड़की थी और बिरयानी की फरमाइश कर डाली। वो बेचारी उठती, नेट से बिरयानी की रेसिपी देखती बनाने लगी। आरफा बेगम ने भी उसकी अच्छी खासी मदद की थी, जबकि उसकी मुमानी को कुछ दिन से एक घुटने का दर्द हो रहा था, इसलिए वो उन दिनों ज्यादातर कमरे में ही रहा करती थीं। सभी उनसे मोहब्बत और इज्जत करते थे, खासकर उनके शोहर मुकर्रम शाह आशिक थे अपनी बेगम के। जहाँ वो होती वहीं उनके साथ साथ होते। एक पल के लिए भी बीवी को अकेला ना छोड़ते। उनकी शादी कम सिनी में ही मुकर्रम शाह से हो गई थी। वो मुकर्रम शाह से 14 साल छोटी थी। उनकी दीवानगी और आशिकी पे अदनान ने तो कभी कुछ न कहा, वो बस मुस्कुरा के रह जाता था। जबकि हमदान शाह पहुंची हुई शय था। वो 4 बंदों का भी लिहाज किए बिना माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें करता कि मुकर्रम शाह अपना मुंह छुपाते रह जाते। अदनान शाह जितना शर्मो लिहाज वाला था, हमदान शाह उतना ही बेशरम और बदलिहाज था और ये बात सभी जानते थे। इसी वजह से ईजल हाशमी उससे थोड़ा दूर ही रहती। उसकी मायनी खेज बातों से उसके माँ बाप नहीं बख्शे जाते थे तो वो किस खेत की मूली थी। शुक्र बिरयानी अच्छी बन गई। अब ये नवाब साहब को पसंद आ जाए। वो गहरा सांस भरते ऊंची आवाज में बुड़बड़ाई, डोंट वरी, जितनी मेहनत से आपने बनाई है अच्छी ही होगी और बहुत अच्छी हुई तो इनाम भी मिल सकता है। हमदान की अचानक आमद पे वो बुरी तरह चौंकते हुए उछली थी। आप
आप कब आए? वो सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़े एक नजर उसे देखती फौरन रुख फेर गई। कहने को वो अदनान शाह से 1 साल छोटा था, लेकिन उसने अपनी बॉडी ही इतनी बनाई थी कि अदनान शाह उससे 2 साल छोटा नजर आता था। वो थोड़ा फासले पे खड़ा होता, अब बिरयानी को दम से हटा के उसकी खुशबू सूंघता मुस्कुराया। भाभी, खुशबू तो अच्छी है, टेस्ट भी यकीनन अच्छा होगा, इसलिए ये रहा आपका इनाम। उसने अपना वॉलेट ईजल की जानिब बढ़ाया। ये क्या? वो हैरान हुई। अपनी मर्जी से जितने चाहे रख लें, उसने मतानत से कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ईजल ने घबराकर रुख फेरा। भाभी, रखने होंगे मेरी खातिर। आपने इतनी गर्मी में खड़े होके बिरयानी बनाई, अच्छा प्लेट में डालें, चखूं तो सही। वो पुरजोश अंदाज से बोला तो ईजल के चेहरे पे भी मुस्कान उभरी। बिरयानी उसे पेश की तो एक स्पून लेता वो माथे पे कुछ बल डाल गया। पहली बार ईजल उसे यूं गौर से देख रही थी कि वो क्या जवाब देगा। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? उसने धड़कते दिल से पूछा। अच्छी बहुत है। आप तो छुपी रुस्तम निकली। बहुत अच्छी कुक हैं भाई आप तो। भाई की तो मौजें लग गईं। उसकी बात पे ईजल ने छुपकर अपनी शर्मिंदगी जाहिर की। अभी उनकी शादी को 15 दिन हुए थे कि उसकी मुमानी मुनज्जा बेगम ने हमदान का रिश्ता अपनी बहन की बेटी रानिया से तय कर दिया। उसकी छुट्टियां खत्म हो रही थीं और उसके वापस जाने से पहले दोनों की सादगी से मंगनी कर दी गई। हमदान के दिल में कोई लड़की थी नहीं, इसलिए माँ की पसंद को ओके कर दिया। पर यहाँ से जाके भी उसने रानिया से कभी कोई राब्ता ना रखा। उसके ख्याल में मंगनी एक पायदार रिश्ता नहीं था, इसलिए वो कभी रानिया से फ्रैंक ना हुआ, जबकि रानिया उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। हनीमून से वापसी पे ईजल बहुत खुश थी। अदनान की संगत पाकर वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती थी। रात के खलवत के लम्हात में भी वो एक हद रखता था। जब भी ईजल के करीब जाता उसकी कम सिनी का लिहाज रखता था। वो हमेशा बहुत प्यार से उसे ट्रीट करता था और उसके बावजूद उसे अदनान को सहना दो भर हो जाता था, इसलिए वो बहुत कम उसके नजदीक गया था। यही वजह थी कि वो ईजल के दिल में बहुत ऊंचे मकाम पे आ गया था। वो रवायती शोहरों जैसा था ही नहीं। 6 माह में 6 दफा भी वो उसके पास नहीं आया था, बल्कि अपने जवां जज्बात को कंट्रोल कर लिया करता था। और फिर एक दिन ईजल की जिंदगी उलट गई। अदनान का कार एक्सीडेंट हो गया। इस अचानक हादसे ने सबको ही ऐसा धचका लगाया कि आज तक कोई संभल नहीं पाया था। ईजल की दुनिया उजड़ गई थी। भाई की अचानक डेथ का सुन के हमदान फौरन अपने शहर वापस आया था। उसकी मम्मा बहुत बुरी तरह टूटी थी। अदनान के जाने पे पूरा घर ही बिखर गया था और जब एक हफ्ते बाद वो वापस अपनी ड्यूटी पे जाने का बता रहा था तो उसकी मोम मुनज्जा बेगम ने रोते हुए उसे रोका। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन ईजल की इद्दत के दौरान हमदान वहाँ नहीं रहना चाहता था। वो नामहरम थे और ऐसे में उसके लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। वो माँ से वादा करता, ठीक 5 माह बाद वापस लौटा था और घर में अचानक ही अफरा तफरी पे हैरान हुआ था। उसकी फुप्पो रो रही थी। हमदान ने सारी सिचुएशन समझने की कोशिश की तो आरफा हाशमी ने रोते हुए हमदान को सब बता दिया। उनके शोर के भाई को अचानक से अपनी भतीजे की फिक्र सताने लगी और वो यहाँ आके जबरदस्ती अपने बेटे बहजाद के साथ ईजल का रिश्ता तय कर गए और आज वो बारात लेकर आ रहे थे। उनकी बात सुनता हमदान सख्ती से अपने लब भींच गया। दिमाग तो नहीं खराब इनका, किस हक की बात कर रहे हैं वो। हमदान गुस्सा जब्त ना कर पाया। बेटा, वो बहुत जालिम लोग हैं, अगर उनकी बात ना सुनी ना मानी गई तो वो मेरी बेटी को नुकसान। ऐसे कैसे फुफो, किसी की जुरत नहीं कि मेरे होते हुए वो एजल की तरफ आंख उठा के भी देखें। ये अल्फाज उसने एजल को मरहूम भाई की बेवा समझ के कहे थे या जुनून में, वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन उसकी इस बात पे मुकर्रम शाह के दिमाग में ये बात जरूर आई कि वो एजल की हिफाजत की खातिर उसका निकाह हमदान से कर सकते हैं। हमदान, इससे पहले कि वो बारात लेकर आए और जबरदस्ती एजल को, बेटा तुम एजल से निकाह कर लो। मुकर्रम शाह की बात पे हमदान एक पल को सकते में आ गया था। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे भाई की बेवा है और आप। हमदान, किसने कहा है कि भाई की बीवी से निकाह नहीं हो सकता? एजल मासूम तो अभी सिर्फ 19 साल की है और वो लोग बहुत जालिम, फूलों से भी नाजुक है मेरी मासूम एजल। फूलों की तरह पाल के इसे उन जालिमों के हवाले कैसे कर दूं? अब यही एक तरीका है, एजल पर से उसका हर हक खत्म हो जाएगा जो बरसों बाद ना जाने क्यों जाग गया।
आप क्या चाहती हैं पुप्पो? वह आपकी सारी बात तहम्मुल से सुनता वो पुप्पो की जानिब मुड़ा। मेरी एजल को मैं उन जालमों के हवाले नहीं करना चाहती, वो आंसू पोंछते हुए बोली। और उस एक पल में हमदान शाह ने एजल राजपूत को अपनाने का फैसला किया। एजल को निकाह से 5 मिनट पहले उसकी मम्मा ने बता दिया कि उसका निकाह बहजाद से नहीं हमदान से होगा, और यही उसकी माँ का फैसला है। वो तो जैसे कठपुतली बन गई थी, जो जैसे चाह रहा था उसे घुमा रहा था। उसने शिद्दत से अदनान को याद किया, लेकिन निकाह से पहले निकाह के पेपर्स पे साइन करते ही उसने अदनान को दिल के एक नया कोने में दफन कर दिया, क्योंकि अब ये गुनाह था। निकाह करने के बाद सोचों पे भी नामहरम का कब्जा नहीं हो सकता था। वो आंसू बहाती अपने अल्लाह के इस फैसले पे राजी हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ आरफा बेगम की बहन के घर तक भी ये खबर पहुंच गई थी। वो तो आपे से बाहर हो गई। शोहर और बेटी को लेकर फौरन शाह हाउस पहुंची, जहां पहले ही धमाल मचा हुआ था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी भतीजी का निकाह बिना मेरी इजाजत के किसी और से करने की? फरमान राजपूत ऊंची आवाज में चिल्लाई। वो चंद अफराद पे मुश्तमिल बारात लेकर आए थे, लेकिन आगे बिसात उल्टी देख वो बुरी तरह तैश में आए थे। निकाह तो हो चुका है बुजुर्गों, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से इज्जत के साथ चले जाएं। हमदान ने सख्त बर्फीले लहजे में उनके सामने चट्टान की तरह खड़े होते कहा। शोर सुनकर ईजल भी घबराई कमरे की दहलीज तक पहुंची। आगे जाने की उसकी हिम्मत ना हुई। नामुमकिन, ये धोखा है। मेरी भतीजी के साथ जबरदस्ती की है आप लोगों ने। मेरी भतीजी को बाहर बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा, और अगर ना माने तो मैं पुलिस लेकर आऊंगा। अब की बार वो धमकी देते हुए बोले तो हमदान के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट उभरी। ये शौक भी पूरा कर लें, लेकिन 2 मिनट से पहले इस घर की दहलीज से बाहर हो। इजल, इजल बाहर आओ बेटा, तुम्हारे ताया अभी जिंदा है बेटा, मेरे पास आओ। इजल को सामने खड़ा देख वो मोहब्बत से बोले। हमदान ने पलटकर एक निगाह उसे देखा। इन 5 माह में वो कितना बदल गई थी। उसका चेहरा कितना मुरझाया हुआ था। मेकअप के नाम पे भी सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई थी। वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। इजल की रोई आंखें भी उससे टकराईं। एक वार्निंग थी उसकी आंखों में कि इजल का दिल पसलियों में जोर से धड़का। कब देखा था हमदान ने उसे ऐसी नजरों से जैसे आज देख रहा था। वो बेअख्तियार पीछे हटी थी। उसका पीछे हटना फरमान राजपूत को मजीद तैश दिला गया। वो किसी सूरत भी पीछे नहीं पलट सकते थे, क्योंकि उनके बाबा सयाल राजपूत की कुछ माह पहले डेथ हुई थी, जिनमें उन्होंने वसीयत के मुताबिक सारी दौलत और जायदाद अपने बड़े बेटे बिलाल राजपूत के नाम की थी, और वसीयत के मुताबिक बाप के बाद उनकी बेटी इजल को सब कुछ मिलना था, क्योंकि फरमान राजपूत सयाल राजपूत के सुतेले बेटे थे। अब वसीयत को पूरा करने से पहले उन्हें इजल की अपने बेटे से शादी करवानी थी, ताकि वो सारी जायदाद वापस उनको मिल जाए जिस पे वो इतने अरसा से काबिज थे। पर यहाँ आने पे उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। बड़े साहब, फिलहाल चलें यहाँ से, कोई और हल सोचते हैं। सामने खड़ा शख्स कोई आम शख्स नहीं, आर्मी ऑफिसर है। ये पुलिस की धमकियों से नहीं डरने वाला। फरमान राजपूत अपने खास आदमी की बात सुनते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच गए। ये मत समझना कि तुम्हारी जीत हो गई, मैं वापस आऊंगा। वो धमकाते हुए वहां से तैश के आलम में निकलते चले गए। फुप्पो के चेहरे पे एक इत्मीनान उभरा था। तशक्कुर भरी नजरों से हमदान की जानिब देखा तो उसने आगे बढ़कर अपने फुप्पो को गले से लगाया और अपने साथ होने का मान बख्शा। फुप्पो, आपकी आंख में एक आंसू ना देखूं, मेरे होते मेरी फैमिली की तरफ कोई आंख उठा के तो देखे, उसकी आंखें नोच लूंगा। वो शेर की तरह गुर्राते हुए बोला। आज मुकर्रम शाह को महसूस हो रहा था कि वो अकेले नहीं हैं। ये एहसास हमेशा अदनान शाह ने उन्हें बख्शा था। हमदान तो अपनी ट्रेनिंग पे ही रहता था, लेकिन आज पहली बार हमदान को अपने साथ खड़ा देखकर उनकी आंखों में खुशी से आंसू भर आए, जबकि सीना फखर से बुलंद हुआ। आरफा बेगम इजल को हमदान के कमरे में छोड़ने आई तो वो थर-थर कांपने लगी। क्या हुआ इजल बच्चे, क्यों इतना घबरा रही हो? आरफा बेगम बेटी की हालत देखकर रो दी। इन 6 माह के अरसे के दौरान वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे देख देख कर डर लगता था कि वो खुद को कोई रोग न लगा ले। अम्मी, मुझे घबराहट सी हो रही है, मेरा दिल इस सब को कबूल नहीं कर रहा।
वो बिलक बिलक कर रो दी। बेटा, उस शैतान से तो जान छूटी, वरना वो लोग तो मार देते, पता ही ना चलता। शुक्र है अल्लाह ने ऐन वक्त पे हमदान को फरिश्ता बना के भेज दिया। वो रोते हुए तशक्कुर से बोली। अम्मी, अभी वो मजीद कुछ कहती कि बाहर से एक बार फिर शोर की आवाजें आने लगी। वो दोनों माँ बेटी हैरान हुई। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। वो ईजल को भी अपने साथ उठता देख उसे टोक गईं और खुद उठकर बाहर निकली। ईजल से भी ना रहा गया तो छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आते ग्रिल पर हाथ रखे नीचे हाल का मंजर देखने लगी, जहाँ कामला आंटी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। उनकी बेटी और शोहर भी साथ थे। देखें आपा, ये सब नसीबों के खेल हैं, खुद सब करके बात नसीब पे डाल दो। भला ये क्या बात हुई? मेरी बेटी का हक मारा है आप लोगों ने। इस घर की बहू मेरी रानिया ने बनना था और आप फिर से इस मनहूस कामला आपा। अचानक से उनके अल्फाज ने वहां मौजूद सबको बुरी तरह तैश दिलाया, लेकिन मुनज़्ज़ा बेगम की ऊंची और सख्त आवाज पे सभी चुप रहे। खबरदार, मेरी इज्जत के लिए कुछ भी गलत बोला तो मेरी बेटी है वो। मुनज़्ज़ा बेगम का लहजा इंतहाई मजबूत और गुस्सीला था, जिसपे कामला बेगम अपना सा मुंह लेकर रह गईं। तुमने ज्यादती की है मेरी बच्ची के साथ, अल्लाह पूछेगा तुम सब लोगों को। बोलते हैं अब वो रो रही थीं। उनकी निगाह ऊपर खड़ी ईजल पे जा ठहरी। आज आपको मेरी बात बुरी लगी है, देखना आप, वक्त मुझे सच साबित करेगा। पहले बड़े बेटे को खा गई, अब छोटे से ब्याह दिया। वो अब भी बाज नहीं आ रही थीं और हमदान उस वक्त लिहाज और मुरवत में चुप ये सब तमाशा देख रहा था। रानिया को कामला बेगम ने आंख से कुछ इशारा किया तो वो एकदम रोते हुए सीढ़ियां ऊपर चढ़ गईं और वहां जाते उसने लरसती हुई ईजल को झंझोड़ डाला। क्यों खा गई मेरी खुशियों को, डाइन हो तुम। वो उसे झिझोड़ती सीढ़ियों के पास लाती बड़े अंदाज से उसे धक्का दे गई थी, जिससे ये जाहिर हुआ कि ईजल का पांव फिसला। ईजल अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई और घूमते हुए सीधी नीचे गिरती। जब हमदान ने सीढ़ियां फलांगते ऊपर पहुंचते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगाया और खुद सीढ़ियों की ग्रिल के साथ जोर से जा लगा। नीचे मौजूद सब लोग मुंह खोले हैरत और दहलते दिल से उन्हें देखने लगे। ईजल हमदान के सीने से लगी लरसती आंखें खोल के सर उठाए उसे देखने लगी, जिसकी गिरफ्त उसकी कमर पे थी, लेकिन नजरें सामने खड़ी लड़की रानिया पे, जो अपना प्लान फेल होता देख अब सटपटाते हुए माँ को देख रही थी। बहुत अफसोस हुआ आपा, आप पर भी और आपकी बेटी पर भी। शुक्र है वक्त रहते पता चल गया और मेरे नेक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। इससे पहले कि आपको धक्के देकर बाहर निकलवाऊं, यहाँ से चली जाएं। मुनज़्ज़ा बेगम ने आंसू जब्त करते रुख फेरे कहा। कामला बेगम ने रानिया को वहां से नीचे उतरने का इशारा किया। वो सीढ़ियां उतरते डरते हुए हमदान और ईजल के पास से गुजरती सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि ईजल ने हमदान से दूर होना चाहा, लेकिन हमदान ने उसे मजीद कस के अपने सीने से लगा लिया। उसकी सबके सामने जानलेवा कुर्बत पे ईजल का पूरा जिस्म लरज उठा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हल्की सी मजामत भी कर सके। रानिया तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे चली गई। कामला बेगम के शोहर उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गए। हमदान ने ईजल को अपनी गिरफ्त से आजाद किया तो वो बुरी तरह लड़खड़ा गई, जिसपे हमदान ने फिर से उसे थाम लिया। हमदान बेटा, ईजल को रूम में ले जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। मुनज़्ज़ा बेगम ने अपने आंसू पोंछते प्यार से बेटे से कहा। खुद चलेंगी या उठाकर ले जाऊं? वो स्पॉट अंदाज में बोला तो ईजल को ठंडे पसीने आने लगे और मजबूत कदम उठाती वो ऊपर की जानिब बढ़ी, जबकि हमदान उसके पीछे पीछे ही था और उसके पैरों की लग्जिश साफ महसूस कर रहा था। रूम में आते वो बिस्तर पर ढह गई। उसे अंदाजा न था कि हमदान उसके पीछे ही आया है और दरवाजे को लॉक लगाते जब वो उसके पास आया तो ईजल का रंग फक हुआ। इस कदर डरी हुई क्यों है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो माथे पे बल डाले अपने से 8 साल छोटी अपनी बीवी को देख रहा था। वो बामुश्किल पलकें उठाती झिपकाती बोली। हमदान ने आगे बढ़ के जग से पानी ग्लास में उंडेलते उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थामते दोनों की उंगलियों का लम्स एक दूसरे से टकराया। वो 2 घूंट भर के छोड़ गई और माथे पे आए पसीने को साफ करते घबराए अंदाज में हमदान को एक नजर देखा।
तभी दरवाजे पे दस्तक हुई और मुनज्जा बेगम दूध, जूस, ड्राई फ्रूट्स मुलाजमा के साथ उनके रूम में ले आई। सब एक तरफ रखवाते जूस का गिलास ईजल की जानिब बढ़ाया तो उसने कपकपाते हाथों से थाम लिया। मुमानी जान, मैं मनहूस नहीं, वो आंखों में आंसू लिए बोली, जबकि हमदान दीवार के साथ टेक लगाए सीने पे बाजू बांधे उसे ही देख रहा था। बस बच्चे, ज्यादा ना सोचो, लोगों का तो काम है बोलना, जब हमें पता है हमारे बच्चों का तो क्यों सुने किसी की बकवास, और कोई जरूरत नहीं फजूल बातों को सोचने की। हमदान बेटा, आप भी जूस ले लो। वो पलट के हमदान से बोली, मम्मा इन्हीं को दे दें, इनको ज्यादा जरूरत है। वो उसकी फिजिक्स देखता माथे पे बल डालते बोला। कबर्ड्स की जानिब बढ़ा। हमदान यहाँ आए। मुनस्सा ने उसे अपने पास बुलाया तो वो गहरा सांस भरता उनके पास आ बैठा। हमदान, तुम दोनों ने आज अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया है जिससे हम सबको बहुत खुशी हुई है। अदनान के जाने के बाद यूं लगता था जैसे सब बिखर गया है। वो रोंदे हुए लहजे में बोली तो अदनान के जिक्र पे बेअख्तियार हमदान की निगाह ईजल पे उठी जो पलकें झपकाए बिना किसी तासुर के बैठी थी। लेकिन हमदान, आपने सब संभाल लिया, अब मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई बिखरे। समेट लेना दोनों एक दूसरे को। वो उन दोनों का हाथ थामे एक दूसरे के हाथ में देती मोहब्बत से बोली, अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मेरे होते अब कुछ नहीं बिखरेगा। वो माँ को अपने सीने से लगा गया। तुम दोनों इस घर का नूर हो और दोनों ही रोशन रहने चाहिए। रहेंगे ना रोशन? वो बेटे से क्या पूछ रही थी हमदान अच्छे से समझ रहा था। उन्हें एजल के चेहरे पे मुस्कान चाहिए थी। इंशाअल्लाह, वो उन्हें तसल्ली देता फिर से सीने से लगाता गहरी नजरों से सामने उस छुई मुई को देख रहा था। अब क्या होगा? उस लड़की का तो निकाह ही हो गया। अब क्या करेंगे? इस जायदाद का कैसे हासिल करेंगे? अब बहजाद ने अपने बाप फरमान राजपूत की जानिब देखते हुए पूछा। कुछ तो करना पड़ेगा। तीसरी उंगली से जान निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जायदाद तो मैं किसी सूरत भी हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फरमान राजपूत टेढ़ी सोच में डूबे हुए बोले, और कितने लोगों को मारेंगे आप इस जायदाद के लिए? उनके पास आते ही उनकी बेगम ने पूछा, जिस पर पलटकर उन्होंने जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के मुंह पर लगा दिया। अपनी जबान को लगाम दो और मेरे मामलात से दूर रहो। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बकवास ना सुनूं। वो गुस्से से अपनी बीवी को डांट गए, जबकि बहजाद को बाप का माँ पर हाथ उठाना बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। आप चाहे जो मर्जी कर लें फरमान, लेकिन हकीकत बदलेगी नहीं। धन दौलत के लिए आप इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं। उनके थप्पड़ खाने के बावजूद सबीन राजपूत अपनी बात कहने से बाज ना आई, जिस पे फरमान राजपूत ने उन्हें बालों से पकड़ते अपनी जानिब खींचा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे मामले से दूर रहो। बाबा क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मामा को। बहजाद ने अपने बाप को अपनी मम्मा से दूर किया। मम्मा प्लीज अंदर जाएं। वो दुख और गुस्से से माँ की जानिब देखते हुए बोला तो वो सर झटकती हुई अंदर की जानिब बढ़ गईं, जबकि उनका दिल आज बहुत बुरी तरह दुखा था। उनके शोहर ने उनकी औलाद के सामने उन पर हाथ उठाया और ये बात ना कभी भूलने वाली थी और ना ही फरमान राजपूत को माफ करने वाली थी। खुद ही राजपूत ने अपने खास आदमी को कॉल मिलाई। इस बार फिर से उनके इरादे बहुत खतरनाक होने वाले थे। बहजाद राजपूत लब भींचता अपने बाप की जानिब देखता रह गया। शावर लेकर आया तो ईजल बेड क्राउन के साथ टेक लगाए बैठी हुई थी। उसकी पोजीशन में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया था। बल्ले बल्ले, जैसे वो यहाँ मेहमान आई थी और थोड़ी देर बाद उसने चले जाना था। अदनान को भी ये सब कबूल करने में वक्त लग रहा था, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल बंदा था। उसके लिए शायद ये मुश्किल नहीं था, लेकिन ईजल को ये सब फेस करना मुश्किल लग रहा था, जिस पे हमदान थोड़ा सा चिढ़ गया। अगर नींद आ रही है चेंज करें और आराम से सो जाएं। उसके करीब जाता झुंझलाया, जिस पे वो सट पटाकर दूसरी जानिब देखने लगी। उसका यूं दूर जाना हमदान को सख्त तैश दिला गया। इस तरह से मतलब कि वो दूर क्यों जा रही हैं। कलाई से थामे वापस अपनी जानिब खींचा तो वो पथराई आंखों से उसे देखने लगी। दोनों ही के चेहरे 1 इंच के फासले पर थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले वो बिल्कुल खामोश थे, जबकि हमदान की गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर पड़ती महसूस करती जी जान से लर्जी थी। मुझसे इस कदर डर क्यों रही हैं? जैसे फर्स्ट टाइम किसी मर्द के करीब हो रही हो, वो धीमी आवाज में कहता। उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ा गया।
جانتی ہوں آپ کے قابل نہیں، یوزڈ ہوں۔ وہ کرب سے آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتے بنا پلک جھپکائے بولی تھی، شٹ اپ ایزل ہمدان شاہ، بھولو مت اب بیوی ہو میری، تمہاری زبان پہ اگر اب ایسی بکواس آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سنتا اپنے اندر جلتا لاوا محسوس کرنے لگا۔ آپ موقع مت دیجیے گا۔ وہ پھر اسی انداز میں بولی، جاؤ جا کے چینج کرو اور سو جاؤ، آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آج رات ایک شوہر کے تقاضے پورے کر سکیں۔ وہ اسے چھوڑتا اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا جس پہ وہ تلخیاں ہنسی ہنستے اٹھی۔ آپ ہنسی کیوں؟ وہ انہی قدموں پہ پلٹا تو وہ اپنے قدموں پہ تھم سی گئی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا، بتاؤ ایزل ہمدان شاہ، ہنسی کیوں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتا بولا، سچ بولا تو آپ کو پھر برا لگے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ تھوک نگلتے اپنے حلق تل کرتے بولی، نہیں کرتا غصہ، بتاؤ۔ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگا، آپ مجھے یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے قریب آنا نہیں چاہتے؟ میں جانتی ہوں ہر مرد کو مکمل لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل بھی اور اس کا جسم بھی، اور مجھے لے کر تو آپ کو بہت ڈاؤٹس ہیں، نہ میرے دل کو لے کر مطمئن ہیں نہ میرے جسم کو۔ وہ گہرا سانس بھرتی پلکیں اٹھاتی جھمکاتی اسے دیکھتے بولتی چلی گئی۔ اس کی بات بہت تحمل سے سنتے وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے بستر پر دھکا دیا۔ وہ سیدھا چت بستر پہ جا گری اور ہمدان کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھے، جبکہ ایک بار پھر پلک نہیں جھپکی تھی۔ اپنی شرٹ کو کھولتا وہ اپنا برہنہ سینہ سامنے کرتا ایزل کے چودہ تپک روشن کر گیا۔ اسے یقین نہ آیا ہمدان ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کے بل پہ وہ اس کے قریب ہوتا، گھٹنے بستر پہ رکھتا اس کے قریب تر ہوتا گیا۔ وہ اپنا سر نیچے گرا گئی اور بے اختیار ہاتھ اس کے برہنہ سینے پہ رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہیوی باڈی بلڈر وجود کو دیکھتی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ہمدان! وہ گھبرا کے اس کا نام پکارتی سہمی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اتنا ڈر کیوں؟ یہی چاہتی تھی آپ کہ میں آپ کے قریب آؤں؟ میں تو خامخواہ آپ کو وقت دے رہا تھا کہ سنبھل جائیں، اس رشتے کو سمجھ لیں، پھر ہی ہم اپنی ازواجی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ کو کافی جلدی ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس کی سانسوں کو گہرا کر گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ پلیز دور۔ وہ گھبرا کے منمنائی، لیکن ہمدان اچانک سے اس کی گردن پہ جھکتا اس کے جسم کی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ایسا پہلے کبھی بھی ایزل کو لے کر محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے پاس گہرا سانس بھرتا وہ وہاں اپنے دہکتے لب رکھ گیا جس پہ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ہمدان! اس کا سلگتا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولیں ایزل اور مجھے دیکھیں، وہ گھمگیر لہجے میں کہتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا بگڑا تھا۔ ایزل نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کا دوپٹہ اتارتا دور اچھال گیا۔ ہمدان کو اس طرح کرتے دیکھ کر وہ تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ عدنان بھی جسامت میں مضبوط اور خوبصورت تھا، لیکن ہمدان کی باڈی کی شیپ پروفیشنل باڈی بلڈر جیسی تھی۔ چھو لو، وہ خماری میں بولتا، اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے جسم پہ محسوس کرتا دھیرے سے بولا تو وہ سر نفی میں ہلاتی جھنجری لے گئی، جبکہ ہمدان اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لیے اپنے اوپر رکھ گیا۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہمدان کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اس کے اندر جواں جذبات نے انگڑائی لی۔ ہمدان پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتی آواز میں بولی۔ ایک وقت تھا کہ عدنان نے اپنی سہاگرات پہ اس سے پوچھا تھا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا، اور آج وہ ہمدان کے انداز دیکھتی فٹ سے بولی تھی ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ ایک آنکھ ونگ کرتا اس کے گال پہ اپنے لب رکھتا اسے ٹھٹھرنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس پہ نہیں رکا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اوپر کر گیا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا وہ اس کے لال رنگ کے فراک کی زپ کو نیچے سرکانے لگا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے لائٹ آف کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ اس کے کندھوں سے فراک سرکاتے وہ اس کے کندھے پہ لب رکھتا اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا۔ ایزل، ڈونٹ کلوز یور آئیز، میں نہیں چاہتا کہ آپ آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کریں۔ ہر لمحے کو آپ میرے ساتھ محسوس کریں گی، میرا چہرہ دیکھ کے میری قربت کے ان لمحات کو دل سے محسوس کریں۔
آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی نظروں میں صرف ہمدان مکرم شاہ ہونا چاہیے۔ وہ جنونی انداز میں کہتا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے خراج پیش کرتا، اس کی سسکیاں نکلوا گیا، اس کا ہر لمس جان لیوا تھا۔ پلیز ہمدان، لائٹس۔ اسے مزید بے باکی پہ اترتا دیکھ وہ روندے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، نو وے جانم۔ وہ اس کو مکمل ہر پردے سے آزادی دیتا، اس کو سر سے پیر تک خماری میں دیکھتا بولا۔ اس پہ ایزل نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے خود کو چھپانا چاہا، جبکہ ہمدان نے اس کے ہاتھوں کی پشت پہ اپنے دہتے لب کا لمس رکھا تو وہ لرز اٹھی۔ دھیرے سے آگے ہوتے ہمدان نے بڑی لائٹس آف کر دی اور سائیڈ لیمپ آن کرتے وہ اس پہ سایہ فگن ہوا۔ ایزل، اگر آپ نے آنکھیں بند کی تو میں لائٹ آن کر دوں گا۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں بند کرتے دیکھتا ہوا دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا تو ایزل نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے لبوں کو دھیرے سے اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا وہ اس کے گالوں پہ لمس بکھیرتا، اس کی گردن پہ آتا، اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ اسے اپنی شدتوں پہ روتے بلکتے دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا تو وہ اس کے کندھوں پہ ناخن ثبت کر گئی۔ اس باڈی بلڈر وجود کو خود پہ سہنا اتنا آسان نہ تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی قربت میں کچھ پل کے لیے ہی صحیح سب کچھ بھلا دیا۔ اپنی گردن پہ دہتا لمس محسوس کرتی ایک بار پھر وہ نیند کی وادیوں میں اترتے اترتے واپس ہوش میں لوٹ آئی۔ کروٹ لیتے وہ ہمدان کو مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں پھر سے ہلکی ہلکی خماری ابھر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی تشنگی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً صبح کے 3 سے 4 کا وقت تھا۔ ایزل کے جسم سے جان جیسے نکلی ہوئی تھی۔ وہ اس ایک رات میں اس قدر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا جتنی 6 ماہ میں عدنان نے بھی نہیں نچھاور کی تھی۔ اس کی جان ہتھیلی پہ آئی تھی، جبکہ ایک وہ تھا اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ پلیز ہمدان، میں مر جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی، لیکن لہجے میں آنسوؤں کی رمق تھی۔ آج تک سنا تو نہیں کوئی سہاگ رات مناتے لڑکی مر گئی ہو، وہ بے باکی سے کہتا۔ مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا، اسے وہ بہت اپنی سی لگی تھی۔ آپ میری جان نکال کے رہیں گے؟ وہ اپنا سر ذرا سا اوپر کر کے منمنائی۔ ایک رات میں ہی ہار مان گئی، جبکہ یہ سب فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کی بات پہ ایزل کا دل پھر سے دکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ طنز ہی لگا۔ آپ کے بھائی نے ان 6 ماہ میں مجھے اتنی سختی سے نہیں چھوا جس طرح آپ نے ایک رات میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمدان نے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کی سخت گرفت میں لے لیا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ کہا ہے آپ سے، اب آپ کی زبان پہ صرف میرا نام ہو۔ آپ سمجھتی نہیں، آپ کا نام ہی لوں گی، لیکن آپ مجھے تانا نہ ماریں۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتے بولی تو وہ نرم پڑا۔ آئی ایم سوری، میری نیت طنز کی نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے لفظوں پہ غور کرتا ایکسکیوز کر گیا۔ ایزل نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ اس کے آنسو چنتا اس پہ پھر سے چھاتا جا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اتنے جنون اور شدت سے وہ اپنی قربتوں سے نواز رہا تھا کہ ایزل کی سانسیں بکھر رہی تھیں۔ درد بھری سسکیوں کو سنتے وہ مزید مدہوش ہوتا، سب کچھ فراموش کیے اس کو اپنا بناتا چلا گیا۔ ہمدان اور ایزل ناشتے کے لیے نہیں آئے ابھی تک۔ مکرم شاہ کی بات ابھی زبان پہ تھی۔ ایزل اور ہمدان سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، ایک زبان دونوں نے سلام کیا تو سب کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ منزہ بیگم نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا، جبکہ مکرم شاہ نے ان پہ پیسے وارے اور ملازموں کو دیے۔ اللہ ہر بری آفت اور بلا سے دور رکھے ہمارے بچوں کو، عارفہ بیگم نے محبت سے کہا۔ جی آمین۔ ہمدان، میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات ولیمے کی تقریب رکھ لیں تاکہ سب خاندان والوں کو پتہ چل جائے کہ ایزل ہمارے خاندان کی ہی بہو بنی ہے، مکرم شاہ نے ہمدان شاہ سے کہا، جو بہت ریلیکس انداز میں ناشتے کی جانب متوجہ تھا۔ جیسا آپ کہیں بابا جان، سب ہو جائے گا۔ ایزل، چائے کا کپ پکڑا دیں۔ اچانک سے اس نے ایزل کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو بہت نارمل بیہیو کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے بیچ میں بہت گہری دوستی ہو۔
क्या हुआ? उसके मुसलसल दिखने पर हमदान ने उसे टोका तो वो हड़बड़ाते हुए उसने आगे बढ़कर चाय का कप उसे थमाया। थैंक यू। उसकी आंखों में एक मखसूस चमक थी जिसे देखते हुए ईजल ने माथे पर बर डाले और उसे खफकी से देखा। क्या बात है ईजल बेटा, आप चुप चुप हैं, तबीयत तो ठीक है ना? मुनज्जा बेगम ने ईजल से मोहब्बत से पूछा। जी मुमानी जान, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में थकन सी महसूस हुई जिसपे हमदान के चेहरे को एक बार फिर से मुस्कान ने छुआ। कुन अखियों से अपनी बीवी को देखते वो चाय का कप लबों को लगाता उसे एक आंख विंग कर गया। ईजल ने उसे हड़बड़ाते रुख फेरा। उसकी आंखों में चमक तो होनी थी और वो हशाश बशाश भी बहुत लग रहा था। जिस कदर उसने ईजल को रात भर अपनी शिद्दतों से हलकान किया हुआ था वो तो फ्रेश ही लगना था। ईजल से पूछता कोई किस कदर थका दिया था उस शख्स ने। रात को वलीमे की तकरीब शहर के बहुत बड़े हाल में रखी गई थी। दुल्हन बने ईजल उस वक्त आसमान से उतरती परी लग रही थी। हमदान अंदर दाखिल हुआ तो एक पल को उसे देखता ठठक गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। इतना मुकम्मल और पाक हुस्न पहले तो कभी दिखाई ही नहीं दिया, या शायद अब देखने की नजर बदल गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास स्टेज पर आया तो मुनज्जा बेगम ने दोनों की बलाएं ली। सदका दिया गया, दोनों की जोड़ी चांद सूरज से लग रही थी। एक अलग ही रूप आया है आप पे मिसिज, वो उसकी तरफ झुकता सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा। जवाबन बिल्कुल खामोश रही, जबकि शर्म और हया से उसकी पलकें झुक गईं। बहुत सारी नजरों में हसद था तो कुछ की नजरों में रश्क था, और नजरें तो इंसान को खा जाती हैं और कभी कभार इंसान उन नजरों की जद में बुरी तरह आ जाता है। एकदम से तमाम लाइट्स ऑफ हुई थीं और एक स्पॉट लाइट ऑन होते दूल्हा दुल्हन दोनों को फोकस किया गया। हमदान ने ईजल का हाथ थामा और उसे लिए एक तरफ बने डांस फ्लोर की जानिब बढ़ा। उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद से लगाया। वो सहम सी गई। हल्के हल्के म्यूजिक में वो दोनों एक दूसरे के साथ सर्कल में घूम रहे थे। तेरी मोहब्बत से है सांसें मेरी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हल्के हल्के म्यूजिक में वो दोनों एक दूसरे के साथ सर्कल में घूम रहे थे। तेरी मोहब्बत से है सांसें मेरी, जरा रहना दिल के करीब होके। गाने के बोल उन दोनों के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। सभी तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें उन दोनों ही पर थीं। एक लाल रंग की लाइट को ईजल ने हमदान के दिल वाली साइड पे मूव होते देख सांस रोका। उसके कदम भी थमे थे। हमदान ने उसके यूं एकदम रुक जाने पे आईब्रोज रेज करते हुए उसे देखा, जबकि अगले ही पल वो उसे धक्का देती दूर कर गई। वो उसके धक्का देने पे जरा सा लड़खड़ाता पीछे हुआ कि उसी पल एक गोली चलने की आवाज आई। हर तरफ कोई सकते में आ गया। गोली ने ईजल के बाजू को छुआ था। खून की छींटें एकदम से निकली तो हमदान का दिल एकदम को लरसा। वो चीख मारती गहरा सांस भर गई। ईजल, हमदान पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, जबकि वो उसे देखते आंखें बंद करती लड़खड़ाती गिरने लगी कि हमदान ने आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई थीं। उसने ईजल के चेहरे को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगीं। मेरे बच्चे। तमाम लाइट्स एकदम से ऑन हो गईं। मुकर्रम शाह, मुनज्जा और आरफा बेगम वहां मौजूद थे, लेकिन ईजल बेहोश हो गई थी। हमदान ने उसे फौरन अपनी बाहों में उठाते बाहर का रुख किया। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी सब बाहर खड़े इंतजार करने लगे। हमदान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से वक्त फिसल रहा है। पहले अदनान शाह ने साथ छोड़ दिया और अब ईजल। उसने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। जब तक डॉक्टर ने ईजल के खतरे से बाहर होने की इत्तला नहीं दी, वो यूं ही बैठा उसके लिए दुआएं मांगता रहा। डॉक्टर, क्या हम ईजल से मिल सकते हैं? आरफा बेगम ने रोते हुए पूछा। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर हिदायत देते हुए जा चुकी थीं। सिक्योरिटी इतनी सख्त होने के बावजूद कौन हो सकता है जिसने गोली चलाई है? मुकर्रम शाह ने हमदान के पास बैठते हुए पूछा। मैं पता लगा लूंगा बाबा जान। ना जाने क्यों मुझे अब ये भी शक हो रहा है कि अदनान भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम?
मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा है बाबा जान जो छुपा हुआ है, जो हमारे हक में अच्छा नहीं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ पर गोली का चलना इस बात की निशानदेही करता है कि हम में से कोई भी महफूज नहीं। शायद तुम सही कह रही हो बेटा, जाने कौन है मेरी औलाद का दुश्मन बन गया है। ईजल की किसी से क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो है बाबा जान। एकदम से हमदान के जहन में कुछ क्लिक हुआ तो मुकर्रम शाह के दिमाग में भी वही बात समाई। मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमदान ने अपने बाबा को तसल्ली देते हुए वार्ड की जानिब कदम बढ़ाए जहां ईजल को शिफ्ट किया गया था। मुनज़्ज़ा बेगम ने एक बार फिर से उनकी नजर उतारी। उस वक्त सारे ईजल के वार्ड में मौजूद थे। ईजल सबकी मोहब्बत देखते हुए धीमा सा मुस्कुरा रही थी। काफी हद तक बचत हो गई थी। हमदान अंदर आया तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वो एक चेयर पर बैठता उसके करीब हुआ और उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं। मुनज़्ज़ा बेगम आरफा बेगम को लिए वार्ड से बाहर निकल गईं। क्यों किया आपने ऐसा? उसका हाथ थामे उसके हाथ की पुष्ट को सहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। अगर आपको वहां से ना हटाती तो गोली आपके यहाँ पर लगती। ईजल ने उसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखा तो वो हैरत से नजरें उठाए उसको देखने लगा। आपके कहने का मतलब है वो गोली मेरे लिए थी? अब की बार हमदान काफी हैरान हुआ था। ईजल ने इस बात में सर हिलाते हुए उसकी बात की तायीद की। कुछ तो बात थी, यानी कोई था जो ईजल का नहीं उसका दुश्मन था। वो ये घटी सुलझा नहीं पा रहा था। उसके माथे पे बलों का जाल बना था। सर झटकता वापस उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। दर्द तो नहीं हो रहा? उसके गाल को प्यार से छूते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। थोड़ा थोड़ा। वो नम आंखों से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मेरे पास कुर्बत के लम्हात में होगी तो हर दर्द भूल जाओगी। सिर्फ मेरा दिया मीठा दर्द याद रहेगा। वो उठकर उसके करीब होता, धीरे से उसके कान में सरगोशी करते, उसके माथे पे शिद्दत से लब रखते अपनी आंखें मीच गया। एक काम दिया तुम दोनों को, वो भी तुम लोग सही तरह से नहीं कर पाए। उस वक्त फरमान राजपूत इंतहाई गुस्से के आलम में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सर गोली हमने सीधी हमदान शाह को ही मारी थी, लेकिन उस लड़की ने बीच में आके काम खराब कर दिया। वो शूटर अपनी सफाई दे रहा था। अब कोई फायदा नहीं था इस बात का। जो काम दिया था वो तुम लोग कर नहीं सके, इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मुझे शहर के अंदर दिखाई ना देना। फरमान शाह ने उन्हें वहां से चलता किया। वो अजहद परेशान हो गए थे। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वसीयत की शर्त पूरी ना की तो उन्हें घर से बेघर होना पड़ता। अब उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगली चाल वो क्या चले कि तभी उनके करीबी दोस्त जावेद अख्तर उनके पास आए और जो उन्होंने बताया, मुझे ये ख्याल पहले क्यों ना आया। इस पे उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अब एक नया प्लान तरतीब देने लगे। ईजल की बाजू में अब काफी हद तक आराम आ गया था। हमदान उसका बहुत ख्याल रखता था। कुछ मसले ऐसे हो गए थे कि वो वापस नहीं जा सका और उसने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करवा ली थीं। वो पहले इस मसले को हल करना चाहता था कि आखिर कौन था जो उनका दुश्मन बना बैठा था। ये काम वो खत्म करके ही अपनी ड्यूटी पे वापस जाता। आज उनकी दावत थी हमदान के दोस्त के घर। शाम के 7 बजे घर से निकले। ईजल बहुत हद तक हमदान के साथ साथ मुतमईन हो गई थी। कुर्बत के लम्हात में ही वो बेहद जुनूनी हो जाया करता था, वरना वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसकी और अदनान की आदत में बहुत फर्क था। जितना वो सबर वाला और तहम्मुल मिजाज था, हमदान उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और खासकर अपने जू मायनी अल्फाज से उसकी जान आजाद किए रखता था। शॉल हटाएं ईजल। वो ड्राइविंग करते उसको बिना देखे बोझल अंदाज में बोला। जी। ईजल को लगा उसने कुछ गलत सुना है। अपने तन से शाल को परे हटाएं, मुझे देखना है आपको। अब की बार वो खुमारी भरे अंदाज में बोला। हमदान, हम गाड़ी में हैं। उसने हमदान को एहसास दिलाना चाहा। तो मैं ही देखूंगा। इस वक्त ये रोड भी सुनसान है, कोई मसला नहीं, हटाएं जल्दी से, वो तेज लहजे में बोला। तो ईजल ने घबराए हुए लरसते हाथों से अपनी शाल को उतारते पीछे किया। उसके जिस्म की खूबसूरत अनायतों को देखते पल में हमदान की आंखों में खुमारी उभरी थी। खींचकर उसे अपनी गोद में किया। गाड़ी की स्पीड भी स्लो कर दी। हमदान, क्या कर रहे हैं? ध्यान से गाड़ी चलाएं।
वो घबराई थी, जबकि हमदान होश में होता तो कुछ सुनता ना। वो उसकी धड़कनों पे झुकता, अपना नरम गरम लम्स बिखेरता जो नूनी सा होने लगा। ईजल को घबराहट सी हुई। वो गाड़ी ड्राइव करते भी रोमांस से बाज नहीं आ रहा था। उसे डर था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, जबकि वो ये नहीं जानती कि वो एक आर्मी ऑफिसर था। वो क्या कुछ कर सकता था वो सोच भी नहीं सकती थी। अचानक ही हमदान को महसूस हुआ कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो ईजल के लबों पे झुका हुआ था, जबकि बैक व्यू मिरर से आती गाड़ी को भी फोकस किए हुए थे। हमदान ने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई थी। ईजल ने गहरी सांसों से उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचा। उसकी होठों पे गिरफ्त भी सख्त तर होती जा रही थी। एकदम से उसने ईजल के लबों को गिरफ्त से आजादी देते पैसेंजर सीट पे बिठाया और गाड़ी को फुल स्पीड पे बढ़ा दिया। ईजल सीट बेल्ट बांधे फौरन वो चौकन्ना होता बोला। ईजल के हाथों में लड़जाहट सी होने लगी। ईजल नीचे झुक जाओ, वो तेज आवाज में बोलता उसे सीट के नीचे गिर गया। पीछे वाली गाड़ी से फायर हो रहे थे। हमदान ने डिशबोर्ड से गन निकालते उसे लोड करते, एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते बहुत ताक के पीछे वाली गाड़ी के टायर पे फायरिंग किया। वो बुरी तरह लड़खड़ाई और अनबैलेंस्ड हुई। हमदान ने गाड़ी को एक झटके से रोका। फोन है, वो अपनी टीम को भी इतला कर चुका था और पुलिस ऑफिसर एसपी शहजाद को भी। ईजल गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे वार्न करता हुआ खुद गाड़ी से नीचे उतरा और पिछली गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो 3 से 4 आदमी थे, उनमें से 2 तो जख्मी हो गए, जबकि बाकी 2 अभी भी लड़ने की पोजीशन में थे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हमदान का मुकाबला करना चाहा, लेकिन हमदान के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और हमदान बहुत महारत से अकेला ही उन पे भारी पड़ता उन्हें ढेर कर चुका था। उसी वक्त पुलिस की भारी नफरी वहां आन पहुंची। सबको हिरासत में ले लिया गया। सर, ये कराई के गुंडे हैं, उन्हें आपको हरासा करने के लिए हायर किया गया है। इंस्पेक्टर रमीज के बताने पे उसका दिल जोरों से धड़का। एक तरफ वो मात खा गया था, उसे अपने इर्द गिर्द कुछ गलत आवाजें आती महसूस हुई। वो पलटा था, वो भागा था, गाड़ी तक आया था, उसका दिल धड़कना भूल गया था। वो गाड़ी में नहीं थी, हाथ पैर उसके सुन पड़ने लगे। ये सब ट्रैप था, वो फंस गया था। इस ट्रैप में उसने अपनी आंखें मीच के खोली। नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। उसे अपनी इश्कम को बचाना था, उसे एजल हमदान शाह को बचाना था, उसे अपनी जान को बचाना था। वो सब तरफ देखता मुतमईन अंदाज में वापस गाड़ी में बैठा। उसने मोबाइल को लैपटॉप के साथ जोड़ा और फिर तेजी से उंगलियां चलाईं और लोकेशन उसके सामने थी। वो अपने गिर्द शाल को लपेटे उनके साथ घसीटी चली जा रही थी। उसे ले जाते एक कमरे में कैद कर दिया गया। खोलो दरवाजा, वो चिल्ला रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज पे कान ना धरे। वो रोते हुए वहीं एक तरफ दीवार के साथ टेक लगाते बैठ गई। रह रहकर उसे हमदान की याद आ रही थी। वो क्यों ना उसकी हिफाजत कर सका। उसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और घुटनों में सर दिए बैठ गई। आपको माफ नहीं करूंगी हमदान शाह, मेरा जरा एहसास नहीं। जब देखो जहाँ देखो रोमांस, तरसा हुआ बंदा मिल गया है मुझे। वो आंखों में आंसू लिए अपने लबों को गुस्से से जोर जोर से रगड़ती उन्हें मजीद गलाल कर गई कि तभी दरवाजा खुला। एजल ने खुद को शाल में अच्छी तरह लपेटा। आने वाली हस्ती को देखकर एजल के पैरों तले से जमीन खिसकी। ताया जान, आप, ऐसा कैसे मुमकिन है हमदान शाह, तुम्हारे होते कोई कैसे हमारी एजल को किडनैप करके लेकर जा सकता है। मुकर्रम शाह परेशानी से बोले, क्योंकि आपका बेटा चाहता था कि वो किडनैप हो। हमदान की बात पे वो उलझते हुए उसे देखने लगे। क्या मतलब? तुम जानते हो वो कहाँ है? अब की बार वो उन्हें सख्त शौक लगा, शायद, लेकिन आप फिक्र ना करें। जब तक हमदान के सीने में सांसें चल रही हैं, तब तक ईजल हमदान शाह को कुछ नहीं हो सकता। वो पुरयकीन लहजे में कहता उनको तसल्ली करवा गया। पर जब तक एजल वापस नहीं आ जाती, तब तक वो घर भी नहीं जा सकते थे। उस वक्त वो हमदान के खुफिया फ्लैट पे थे। मुकर्रम शाह को बुलवा के उन्हें सारी हकीकत बताते अब वो अपनी टीम के साथ मिशन पर जा रहा था। दुआ कीजिएगा बाबा, वो आंखों में जीत किसी सरशारी लिए बोला। फी अमानिल्लाह, वो दिल से दुआ देते उसे रुखसत कर गए। ताया जान, हाँ मुझे लगा तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगी, पर तुम्हारी याददाश्त तो काफी अच्छी है। उन्होंने मुस्कुराते तारीफ की।
آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا تایا جان؟ وہ معصوم ابھی بھی ان سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھو ایزل، میری تمہارے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں، بس ان پیپرز پہ سائن کر دو، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ خاص نہیں، بس اتنا لکھا ہے کہ تم اپنے نام ہوئی ساری جائیداد اور بزنس اپنے تایا جان فرمان شاہ یعنی کہ میرے نام کر رہی ہو، لیکن تایا جان سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، آپ کے پاس ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہاں لیکن تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے سب تمہارے نام کر دیا، اب تم واپس وہ سب میرے نام کر دو، ورنہ وہ جو 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان پیپرز پہ سائن کرنے کو تیار ہو گئی تھی، ان کے ورنہ کہنے پر چونکی۔ ورنہ کیا تایا جان؟ ورنہ ایک بار پھر بیوہ ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کی، جسے سنتے وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ بیوہ؟ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آپ نے عدنان کو؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ ہمارا بہت پاورفل پلان تھا، اس کی ڈیتھ کے بعد تمہاری عدت ختم ہوتے تمہارا نکاح بےذات سے کروا دینا تھا، پر پھر سے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا۔ اب آخری حل یہی ہے کہ ان پیپرز پر سائن کرو، اپنی اور اپنے شوہر کی جان بچا لو۔ ضروری نہیں ہر بار نشانہ چوک جائے۔ لمحہ بلمحہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اب سوچنا بند کرو اور سائن کرو، فرمان راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایزل نے وہ پیپر سامنے کیے تو اس سے لگا وہ ان پر سائن کر کے عدنان کے ساتھ زیادتی کر دے گی۔ اس سب کے لیے عدنان کی جان چلی گئی، کیا انسانی جان کی کوئی قدر نہیں رہی تھی؟ وہ بہت دکھ سے اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ کاش تایا جان آپ نے ایک بار پیار سے مجھے کہا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے سب پیپرز پہ سائن کرتی، سب آپ کے نام کر دیتی، لیکن آپ نے ایک جان لی ہے، عدنان کو مار ڈالا۔ ہمدان میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ ہو جانے کے بعد ان پیپرز پر سائن کروں گی؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ فرمان صاحب کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا اور اگلے ہی پل ایزل نے ان کی نظروں کے سامنے وہ پیپرز پھاڑتے ہوئے ان کے منہ پر اچھال دیے۔ سر حملہ ہو گیا، جلدی نکلے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ فرمان شاہ کچھ کر پاتے، ان کے آدمی نے اندر آتے ہی انہیں اطلاع دی تو وہ بری طرح سے ہڑبڑا گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس جگہ کا ایڈریس ان کو کیسے پتا چلا؟ وہ باہر بھاگے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تبھی ہمدان وہاں آتا دکھائی دیا اور اس نے آتے ہی زوردار مکہ فرمان شاہ کے جبڑے پر دے مارا۔ ایزل سہم گئی۔ یہ میرے بھائی کو مارنے کے لیے ایک اور گھونسا مارا، یہ گولی چلانے کے لیے، ساتھ ہی ایک اور مکہ جڑا، یہ میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کے لیے۔ آخری مکہ کچھ زیادہ ہی زوردار تھا کہ وہ ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوئے۔ انسپیکٹر انہیں اٹھاتے باہر نکلے تھے، جبکہ ہمدان نے آگے بڑھتے ایزل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایزل کو لگا دنیا جہان کا سکون ان باہوں میں ہے۔ ہمدان نے ایزل کی پروٹیکشن کی وجہ سے ایک خاص چپ اس کے کندھے کے ایک طرف دھڑکن کے اوپر پیوست کر دی تھی، جس کے بارے میں ایزل نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جہاں کہیں بھی چلی جائے ہمدان اس تک بہت آرام سے پہنچ سکتا تھا۔ اور کتنا تیار ہونا ہے مسز، آج وہ سب خاندان میں ایک شادی پر جا رہے تھے۔ ایزل نے کانوں میں جھمکے پہنے تو ہمدان دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت پیاری تھی، سر سے پیر تک خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار۔ یو آر سو بیوٹیفل، وہ اسے اپنے سامنے کرتا، اس کے ہلکے نیوڈ رنگ کے رنگے لبوں پہ جھکنے لگا کہ ایزل نے روک دیا۔ ہمدان پلیز مت خراب کریں، آگے دیر ہو رہی ہے، وہ منمنائی۔ اس کا یوں ہمدان کو پیچھے کرنا ہمدان کو سخت طیش دلا گیا اور وہ غصے سے اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کا سانس بری طرح اکھڑنے لگا، لیکن ہمدان کو اس پہ ترس نہ آیا۔ اچھے سے اپنی تشنگی مٹاتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ لڑکھڑا گئی اور ہمدان کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ اس نے اپنے سینے میں اسے بھینچا اور اس کے کندھے پہ اپنے سلگتے لب رکھے۔ آپ بہت ظالم ہیں ہمدان، وہ اس کے سینے سے لگے اس کو شکوہ کر رہی تھی۔ ظلم کیا ہوتا ہے آج رات بتاؤں گا، تم میرا ایمان ڈگمگا رہی ہو۔ جی نہیں شاہ صاحب، میں آپ کا ایمان مکمل کرتی۔ اچانک سے اسے وامٹنگ ہونے لگی تو وہ باتھ روم کی جانب لپکی۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس جاتے اس کی کمر سہلاتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، بس بار بار کہہ آ رہی ہے
मुड़नी ढाल सी हो गई। हमदान ने उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। चलें डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं, आज वो शादी पे जाना है। ईजल ने टोका, आपसे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं जान, चले ना मेरे साथ। वो मम्मा को बताकर उसे हॉस्पिटल ले आया, जहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली थी। वो जुड़वा बेबीज का बाप बनने वाला था। एजल, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो आपने मुझे दी। वो गाड़ी में वापस बैठता उसका हाथ थाम गया। सब आपकी मेहनत है। वो जुबान दांतों तले दबा गई, पर उसकी बात सुनता हमदान का कहका काफी जी जानदार था। यू लाइक माई मेहनत? वो उसे एक आंख विंक करता गाड़ी स्टार्ट कर गया। आप इतने ज्यादा रोमांटिक निकलेंगे हमदान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो शर्माते हुए बोली, और आप इतनी शाय निकलेंगी। वो मुस्कुराया, आप इस कदर बेबाक से हैं, शर्म तो आ जाती है ना। अब वो खुलकर उससे हर बात शेयर कर लिया करती थी और हमदान को उसके इस अंदाज पे खुशी होती थी। हमदान ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया और अपने लबों से लगाया। थैंक्स यार। उसकी चाहत पे वो शर्माकर पलकें झुका गई। शाह हाउस में खुशियों का समा था। एक साथ 2 बच्चों के आने की खुशी में पूरा घर सजाया गया। सदका खैरात दी गई, दुआएं दी गईं। वो दोनों ही बहुत खुश थे। दूसरी तरफ फरमान राजपूत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके खिलाफ सबूत अदालत में पेश होते ही अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। एजल ने सारी जायदाद, धन दौलत सब बेहजाद के नाम कर दिया। उसे धन दौलत से कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन फरमान राजपूत को सजा जरूर दिलवाना चाहती थी, क्योंकि वो कातिल था। 8 माह बाद वो पेट पे हाथ रखे आंखें मीच गई। हमदान ने फौरन लैपटॉप एक तरफ रखते फौरन बढ़कर उसे थामा। क्या हुआ? ठीक हो ना? वो उसके पेट को छूता परेशान हुआ। वो मिनमनाते हुए बोलती शिकायत लगा रही थी, जिसपे हमदान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। वो आगे बढ़कर उसके पेट पर लब रखे। मेरी जान है दोनों, और उनकी माँ मेरी राजे इश्कम है। वो उसके लबों पे मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता गहरा मुस्कुराया। एजल भी आसूदा सी उसके सीने से लगी मुस्कुरा दी।